हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा का जो लेक्चर नंबर 2 है उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा है उसके सेलिएंट फीचर्स जो है वो क्या होते हैं। इसके साथ ही हमने ये भी देखा कि जो डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे लीनियर होता है, सिमेट्रिक टॉप होता है, फिर एंटी सिमेट्रिक टॉप होता है, ठीक है, सफेरिकली टॉप होता है। तो इन सब के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूल एज ए रिजिड रोटेटर, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग केवल डाइएटॉमिक जो मॉलिक्यूल है बस उसी के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है जी। अब हम लेट करते हैं कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में दो एटम्स हैं, ठीक है जी। दो एटम्स हैं उस मॉलिक्यूल में। पहले एटम का मास m1 है, ठीक है जी, और दूसरे का मास है m2, ठीक है। अब और ये लेट करते हैं इनका सेंट, ये लाइन जो है ये इनका इंटरएटॉमिक डिस्टेंस है, और ये जो डिस्टेंस है ये है r। ये जो है ये इसका सेंट्रोमास है, इसको c से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। तो सेंट्रोमास से इसका जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ये r1 है, और यहाँ से यहाँ तक इसको मैं लेट कर देता हूँ ये r2 है, ठीक है जी। अब इसको हमने बोला रिजिड रोटेटर, तो रिजिड का मतलब ये है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो दैट्स वाई हम इसको रिजिड कह रहे हैं। इसके बाद हम बाद में किसी लेक्चर में हम नॉन रिजिड रोटेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो जब ये मॉलिक्यूल रोटेट करेगा तो ये भी इसके अराउंड सेंट्रोमास के विद रिस्पेक्ट टू रोटेट करेगा, और ये भी सेंट्रोमास के विद रिस्पेक्ट टू रोटेट करेगा, ठीक है जी। दोनों के दोनों इस तरीके से रोटेट करेंगे, ठीक है। जब ये रोटेट करेंगे, मान लीजिए इनकी जो रोटेशन की जो कॉमन एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा है, ठीक है। तो हम पहले इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे। अगर इफ सेंटर ऑफ मास इज टेकन एज सेंटर, अगर सेंटर मास को सेंटर मान लिया जाए तो फिर हम ये लिख सकते हैं दैट m1r1 इक्वल टू m2r2 मैग्नीट्यूड में। एक कोई क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं। और यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो r इज इक्वल टू क्या है, r1 प्लस r2, ये इक्वेशन सेकेंड। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, यहाँ की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, तो हमारे पास जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, r1 की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये r2 का एक्सप्रेशन मिल जाएगा हमारे को। और दूसरी बार हम फिर क्या करेंगे, r2 की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुट करेंगे तो r1 निकल जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो सॉल्विंग द अबव इक्वेशंस, अगर इन इक्वेशंस को सॉल्व किया जाए तो हमारे पास आता है r1 इज इक्वल टू m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू r, और जो r2 है वो आता है हमारे पास m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r, ठीक है जी। ये हमारे पास आता है। अब अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाए, ठीक है, दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है I इज इक्वल टू समीशन ऑफ MI/RI स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कोई भी बॉडी है हमारे पास, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमने सारे के सारे मासेस का सारे के सारे पार्टिकल्स का मास और वो कितनी दूरी पे हैं रोटेशनल एक्सिस से, उसका स्केयर उनको मल्टीप्लाई कर दें सबका, और फिर सम ले लें, तो वो बन जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या बनेगा, अब यहाँ पे तो दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, पहले का मास पहले का डिस्टेंस का स्केयर, दूसरे का मास दूसरे का डिस्टेंस का स्केयर, बड़ा इजी है ये, ठीक है। अब ये ऊपर वाली जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो आई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, m1, और ये बन जाएगा m2, m1 प्लस m2, और आर इसका होल स्केयर प्लस m2, और यहाँ पे आ जाएगा m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू आर का होल स्केयर। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो आई आता है वो आता है m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2,
ठीक है जी, इंटू आर स्क्वायर। अब हमने क्या किया इससे, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड मास, इसको कहते हैं रिड्यूस्ड मास। और रिड्यूस्ड मास को म्यू से डिनोट करते हैं। ये आ गया हमारे पास m1 m2 ओवर m1 प्लस m2। ठीक है जी, ये रिड्यूस मास था। अब देखिए रिड्यूस मास से क्या होता है, हम टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम बना लेते हैं, और जिससे हमारे को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो सॉल्व करना ईजी हो जाता है। जब किसी भी तरीके से कोई भी हो, चाहे प्लैनेट्स की प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम, हम टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम में बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर आप याद रहे आपको कि टू बॉडी को बनाना तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन थ्री बॉडी को और एन बॉडी को बनाना, एन बॉडी को तो अब तक कोई बना ही नहीं पाया। ठीक है, थ्री फोर बॉडी को बनाना भी बहुत बहुत मुश्किल है, उसको वन बॉडी बॉडी प्रॉब्लम बनाना। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू म्यू आर स्क्र। अब इससे हमारे पास ऐसा है, हमें ऐसा लग रहा है कि एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है और उससे दूर एक बॉडी पड़ी है, एक सिंगल बॉडी जिसका मास म्यू है, जिसका डिस्टेंस ये है, और वो सिंगल ही बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है। तो ये हमारे को फ़ायदा हो गया, हमने टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम बना लिया। अब हमारे पास एक रोटेटर है, आर डिस्टेंस फिक्स है और म्यू उसका मास है, और वो घूम रहा है फिक्स्ड डिस्टेंस पे है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन रिजिड रोटेटर के लिए यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो यूजिंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर रिजिड रोटेटर, तो जब हम ये यूज़ करेंगे तो हमारे को पता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर, एम होता है तो एम की जगह हमारे पास म्यू आ जाएगा, और डिवाइड बाय एच का स्क्वायर इंटू यहाँ पे ये आएगा ई साई इज इक्वल टू 0। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यहाँ होती है, हमें पता है। ठीक है जी, अब क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा तो v होता तो यहाँ पे e माइनस वी है, लेकिन v इज इक्वल टू 0 बिकॉज द डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग। डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग, इट मीन्स वो इतना रिजिड है कि वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसलिए उसको हम जीरो मान सकते हैं। ठीक है जी, अब हम अगर इस इक्वेशन को देखिए, ये इक्वेशन जो है वो कोऑर्डिनेट्स में है। ठीक है, कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स में है। हम इसको सफेरिकल पोलर, क्योंकि देयर इज अ सफेरिकल सिमेट्री, तो जहाँ पे भी सफेरिकल सिमेट्री होती है वहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको आर थीटा और फाई में इस इक्वेशन को हम चेंज कर देते हैं। तो इन सफेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, अगर सफेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसको चेंज कर दिया जाए तो ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा और साइन थीटा डेल साई बाय डेल डेल हाँ ठीक है, डेल साई बाय डेल थीटा प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस 8 बाकी सब सेम ही आ जाएगा हमारे पास, एच का स्क्वायर इंटू ई साई इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, यानी कि अब हमने साई को जो एक्स वाई जेड में था वो किस में ले लिया, हमने आर थीटा और फाई में ले लिया। ठीक है जी, अब ये प्रॉब्लम वैसी ही बन गई है जैसे हम लोग हाइड्रोजन एटम की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन में अगर हम म्यू को आई अपॉन आर स्क्वायर पुट कर लें, अगर म्यू को आई अपॉन आर स्क्वायर पुट कर लें तो यहाँ भी आर स्क्वायर है, यहाँ भी आर स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर, ये तीनों कॉमन लेके हम दूसरी तरफ लेके इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है जी, चलिए इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं फिर 1 अपॉन साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल साई बाय डेल थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर साई डेल फाई स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर आई बाय आर स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर ई साई इज इक्वल टू 0, और साई जो है वो आर थीटा और फाई का
फंक्शन है अब। ठीक है जी। अब क्या है, इस ऐसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो वो पहले, अब देखिए यहाँ पे आर तो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, तो आर तो यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है, वैसे इस इक्वेशन में क्या करते हैं हम, जो इस इक्वेशन को सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व करते हैं। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो जब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं तो हम साई जो है किसका फंक्शन है, ये थीटा और फाई का फंक्शन है। तो थीटा और फाई का फंक्शन, तो इसको लिख सकते हैं कि एक इसका फंक्शन आ गया ये, और दूसरा आ गया फाई। ठीक है। अब जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो हमारे पास दो डिफरेंशियल इक्वेशंस बनेंगे। ठीक है जी। क्या करेंगे, जब इसको सेपरेट करेंगे तो हमारे पास दो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेंगी। ठीक है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन ये बनेगी, डी स्क्वायर फाई अपॉन डी फाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर फाई। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ जाएगी, और जो दूसरी इक्वेशन आएगी इसको सॉल्व करके वो आ जाएगी साइन थीटा अपॉन थीटा। देखिए ये बड़ा थीटा है और ये छोटा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अपॉन डी थीटा साइन थीटा डी फाई अपॉन डी फाई प्लस 8 पाई स्क्वायर आई ई अपॉन एच स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर। ठीक है जी। और जो एम स्क्वायर है वो क्या है, इट इज़ अ कांस्टेंट, ये मास नहीं है। ठीक है। एम इज़ अ कांस्टेंट, क्योंकि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में हमें दोनों इक्वेशनों को एक ही वेरिएबल के इक्वल लिखना होता है। अब देखिए इसमें से एक इक्वेशन हमारे को, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन 1 2 3, तो 4 दे दो, इसको 5 दे दो। ठीक है। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें से ये वाली, और ई वाली लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ऊपर वाली सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है। दोनों को इक्वेशन को जब सॉल्व करें, इस लेक्चर में सारा का सारा सॉल्व करना मुश्किल है, लेकिन मैं किसी और वीडियो में आपको पूरा का पूरा सॉल्व करके बताऊंगा। हाइड्रोजन एटम की वीडियो के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व करना और इसके लिए सॉल्व करना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ठीक है जी। तो जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग 5, अगर हम 5 को सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है, जो ई की वैल्यू आती है वो आती है एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई जे इंटू जे प्लस 1। ठीक है जी। क्या आती है, ई इज इक्वल टू सॉल्विंग 5, एंड अगर हम सॉल्व करें एंड सॉल्विंग 4, और अगर 4 को सॉल्व करें तो हमारे पास आता है एंगुलर मोमेंटम, और वो आएगा हमारे पास एल इज इक्वल टू जे इंटू जे प्लस 1 एच क्रॉस अंडर रूट। हाँ, इसका अंडर रूट, और ये इसको इक्वेशन नंबर 6 लिख देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 7 लिख देते हैं। ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास। अब चलते हैं आगे। अब ये एनर्जी मिल गई और ये हमारे पास मोमेंटम मिल गया। ये दो चीज़ें जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए। ठीक है। अब जे यहाँ पे क्या है, देखिए जे इज़ कॉल्ड रोटेशनल क्वांटम नंबर। ये को कहते हैं रोटेशनल क्वांटम नंबर। ठीक है जी। जे रोटेशनल क्वांटम नंबर हो गया, एनर्जी भी मिल गई हमारे को, और जे की वैल्यू क्या आती है, जिसकी वैल्यू होती है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है जी। जे मिल गया हमारे को। अब जब हमारे को एनर्जी भी मिल गई और एल भी मिल गया, अब हमने ये देखना है कि क्या ये कंपैटिबल है भी है। क्लासिकल मैकेनिक्स से देखते हैं, फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि जो एनर्जी होती है ना, रोटेशन एनर्जी, वो होती है हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। जैसे हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है ट्रांसलेशनल मोशन में, वो होता है हाई हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या होती है, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर है एनर्जी हमारे पास,
और हमारे को पता है कि एल इज इक्वल टू होता है वो आई ओमेगा होता है, लेकिन ये याद रखिए ये फार्मूला हमेशा वैलिड नहीं होता। ठीक है, ये आप +2 फिजिक्स में आपने +1 +2 में पढ़ा होगा। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू यहाँ से अगर देखें तो एल इज इक्वल टू, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ये आ जाएगा √2 EI। अगर ई की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे पुट की जाए तो एल की वैल्यू हमारे पास यही आएगी, एच क्रॉस √J × J+1। इसका मतलब ये है कि क्लासिकली भी हमारे पास वही वैल्यू आई जो क्वांटम मैकेनिकली हमारे पास वैल्यू आई। तो क्लासिकली भी हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की वही वैल्यू आ रही है और क्वांटम मैकेनिकली भी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन हमेशा याद रखनी है, जब आपको क्वेश्चन आता है तो यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है जी, अब मैं ज़रा कोई और शीट ले लूँ। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ तक तो हमने कर लिया। अभी हमने लास्ट में यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे हमने एनर्जी निकाल ली और एंगुलर मोमेंटम मिला हमारे को। ठीक है, अब अगर हमारे को पता है कि L इज इक्वल टू आई ओमेगा है। ठीक है जी, अगर L इज इक्वल टू आई ओमेगा है तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, L/I। ठीक है जी, ओमेगा L/I आ जाएगा। तो ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा, इसका मतलब ओमेगा इज इक्वल टू एल किसके बराबर है, एल है हमारे पास एच क्रॉस √J × J+1 और डिवाइड बाय आ जाएगा हमारे पास आई। ठीक है जी, और ओमेगा किसके बराबर आ गया, ओमेगा आ गया हमारे पास एच, एच क्रॉस होता है एच बार जिसको कहते हैं, H/2 होता है, आपको पता ही होगा, H/2 इंटू √J × J+1। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा, इस यहीं से हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, रोटेशनल फ्रीक्वेंसी। ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो ये क्या बन गया हमारे पास, H/4 पाई² √J × J+1। तो इससे भी आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। ठीक है, किसी पर्टिकुलर लेवल की फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, ओके। अब हम यहाँ पे आगे आ जाते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रम की तरफ। अब हमने एनर्जी वगैरह निकाल ली, तो हम देखते हैं कि रोटेशनल स्पेक्ट्रम कैसा होता है इसका, रिजिड रोटेटर का। चलिए, रोटेशनल स्पेक्ट्रम निकालने के लिए वी फाइंड दी वेव नंबर्स। अब वेव नंबर की फॉर्म में निकालते हैं। वेव नंबर कैसे आता है, वेव नंबर आता है, उसको FJ से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हर लेवल को वेव नंबर, देखिए मैं आपको बताता हूँ वेव नंबर क्या होता है। वेव नंबर बेटा होता है इसको वैसे बार से डिनोट करते हैं, इट इज़ इक्वल टू 1/λ, इट इज़ कॉल्ड वेव नंबर। ठीक है जी, यूनिट जो इसका होता है वेव नंबर का वो होता है सेंटीमीटर इनवर्स यूज़ करते हैं या मीटर इनवर्स यूज़ करते हैं। ठीक है जी, इज इक्वल टू ये किसके बराबर होता है हमारे पास, E/hc। ठीक है, अगर आप फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 1/λ की वैल्यू E/hc ही होती है। चलिए, तो FJ जो लेवल्स है हमारे पास वो क्या आएंगे, लेवल्स हमारे पास FJ इज इक्वल टू E है हमारे पास H² अपॉन 8 पाई² और ये H और C भी आ गए साथ में, और ऊपर आ गए हमारे पास J × J+1। ठीक है, इसको मैं और थोड़े अच्छे ढंग से लिख देता हूँ। तो ये बन जाएगा हमारे पास FJ इज इक्वल टू, ये H से H कैंसिल,
ये बन गया h/8 पाई² j इंटू जे प्लस वन। ये हमारे को अलग अलग इसके एनर्जी लेवल मिल जाएंगे वेव नंबर की फॉर्म में। और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं एफ जे इज इक्वल टू बी जे इंटू जे प्लस वन। और जो बी होता है h/8 पाई² उसको कहते हैं रोटेशनल कांस्टेंट। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास रोटेशनल कांस्टेंट। चलिए जी, अब हम देखते हैं लेवल कैसे आते हैं। अब इसके लेवल अगर इसके लेवल की बात करें, सबसे पहला लेवल आएगा F0। F0 क्या आ जाएगा, ज़ीरो ही आएगा। F1 क्या आएगा, अगर यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट करोगे 1 + 1 2b। फिर F2 आएगा अगर आप सॉल्व करोगे 6b। इसी तरह से F3 ये पुट करके 12b। फिर F4 पुट करोगे अगर इसमें तो आ जाएगा आपका 20b। फिर अगर 5 पुट करोगे तो आपका लेवल आ जाएगा कितना 30b। अगर आप देखोगे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जा रहा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 8 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सॉरी अब 6 है, इनका 8 है और इनका 10 है। ऐसे ऐसे करके आपके पास और लेवल भी आते जाएंगे। अब हम लेवल को प्लॉट करके देखते हैं। अगर हम इन लेवल्स को प्लॉट करें तो ऐसे ऐसे हमारे पास एनर्जी लेवल्स आ जाएंगे। और जो एनर्जी लेवल्स आएंगे वो सिमेट्रिक नहीं है, उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। ऐसे ये आ गया 0, ये 2b 6b 12b 20b। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे आएगा हमारे पास। ठीक है, लेकिन अब हमारे को जो वेवलेंथ मिलेगी वो मिलेगी जब ट्रांजिशन होगी। ठीक है, वेवलेंथ तब मिलेगी जब कोई ट्रांजिशन होगी। तो हम देखते हैं ट्रांजिशन कैसे होगी। तो जो स्पेक्ट्रम मिलेगा व्हेन तो ये रोटेशन लेवल आए तो इसमें वी गेट डिफरेंट wavelengths of EM rays when transition occurs, जब ट्रांजिशन होती है। ठीक है, और ट्रांजिशन कैसे होती है, सिलेक्शन रूल जो यूज़ करते हैं उसमें सिलेक्शन रूल इज़ जे इज इक्वल टू +-1। डेल्टा जे जो है वो +-1 होना चाहिए। ठीक है जी, तो हायर एनर्जी लेवल और लोअर एनर्जी लेवल में अगर हमारे पास डिफरेंस आता है तो हायर एनर्जी लेवल तो ये आ गया हमारे पास न्यू डेल्टा न्यू वो किसके बराबर आ जाएगा Fj+1 - Fj। ठीक है जी, तो Fj+1 क्या आएगा, यहाँ से इस फॉर्मूले से देखें वो आ जाएगा b और J+1 इंटू J+2 माइनस b j इंटू J+1 इनका डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस देखें तो कितना आता है, J+1 को कॉमन ले लो, b को भी कॉमन ले लो, तो ये कितना आ गया J+2 माइनस j। तो ये बन गया 2b इंटू J+1। ये फार्मूले से हमारी ट्रांजिशन मिलेगी। ठीक है जी, तो j आ गया लोअर लेवल हमारे पास और J+1 आ गया अपर लेवल। ठीक है, जब ऐसा होगा हमारे पास तो हम क्या लिख सकते हैं, ये फ्रिक्वेंसी हमारी इस बेस के ऊपर आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जो ट्रांजिशन आएंगी वो ये आएंगी, एक ये। ठीक है, क्योंकि J+-1 है तो ये ट्रांजिशन आएंगी हमारे पास। ठीक है, और ये ट्रांजिशन कैसे मिलेंगी, सबसे पहले आप पुट करो J = 0। तो J = 0 पुट करोगे तो आपके पास आएगा J = 0 के लिए ये आ जाएगी 2b, J = 1 के लिए आ जाएगी 6b,
जे इज इक्वल टू 2 के लिए आ जाएगी, जे इज इक्वल टू 2 के लिए आ जाएगी 2b, सॉरी 4b आएगा ये, 4b, फिर 6b, फिर जे इज इक्वल टू 3 के लिए 8b एंड सो ऑन। इसका मतलब इसका जो स्पेक्ट्रम आएगा उसकी जो वेवलेंथ्स आएंगी वो बराबर बराबर डिस्टेंस पे आएंगी। इसका मतलब ये ये जो जितनी भी हमारे पास मिल रही हैं इन सभी के जो बीच का डिस्टेंस है वो ये 2b आ जाएगी, ये 4b आ जाएगी, ये 6b आ जाएगी, ये 8b आ जाएगी एंड सो ऑन। तो इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि दी absorption spectrum of rigid rotator consists of series of equidistant lines with a separation of 2b, और b क्या है आपके पास, रोटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आ गया रिजिड रोटेटर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिजिड रोटेटर में जो उसके लेवल डिस्ट्रीब्यूशन है जो मॉलिक्यूल्स की, किस लेवल पे कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, किस लेवल पे कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, किस टेम्परेचर पे, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है जी। तो अगर आपको कुछ भी इसमें तकलीफ़ हो, कोई दिक्कत हो, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं ज़रूर आपका वो आंसर करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके बाय।